नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में निर्धनता एक चुनौती का दूसरा भाग में जो है आप पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। ये देखिए जो है दान चार्ट में दिखाया गया भारत के अलग अलग राज्यों का जो है चुनिंदा राज्यों को दिखाया गया है, जिसमें निर्धनता का अनुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार दिखाया गया है। इसके बाद जो है ये देखिए इस चार्ट में जो है देशों का नाम दिया गया है: नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और श्रीलंका। इन सब देशों में प्रतिदिन जो है दिखाया गया काम पाने वाले जो है मजदूरी पाने वाले लोगों की संख्या को दिखाया गया है। इसमें प्रतिदिन कैलोरी को दिखाया गया है, जिसमें विश्व बैंक के आंकड़े दिखाया गया है इसमें। इसके बाद जो है इस चार्ट में देखिए आप, ये त्वरण चित्र में दिखाया गया है विश्व बैंक के आंकड़े को दिखाया गया है। चीन, पूर्वी एशिया का एवं प्रशांत, इसके बाद दिखाया सब सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, दक्षिण एशिया को भी दिखाया गया है त्वरण चित्र में। इसके बाद ये देखिए सहारा जो है सब सहारा, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत और चीन को भी दिखाया गया है निर्धनता रेखा चुनौती के अनुसार 2005 से लेकर 2015 तक का आंकड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं निर्धनता के कारण। निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है और औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने जो है पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई और इन दोनों ने जो है प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर जो असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो छात्रों, निर्धनता में जो है निर्धनता का कारण जो है वो है सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से भी जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने जो है कुछ रोजगार उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए जो पर्याप्त नहीं हो सके हैं और शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग जो रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में जो कार्य करने लगे और अनियमित और कम आय के कारण ये लोग जो महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। और निर्धनों की समस्या जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, जो नगरीय क्षेत्रों की भी जो एक विशेषता बन गई है। तो उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता जो है रही है और इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का जो है असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है परिसंपत्तियों के पुनः वितरण पर जो है लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारें ने भी जो है प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है और इस नीति का जो है उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार करता था। अनेक अन्य सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक भी जो है निर्धनों के लिए जो उत्तरदायी है, जिम्मेदारी है और अति निर्धनों सहित जो भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसे खर्च करते हैं। पूजा पाठ में छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान जो है वो जो है पुनः भुगतान नहीं कर पाते हैं, करने में असमर्थ रहते हैं और इसके कारण ऋणग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। इसके बाद पॉइंट है निर्धनता निरोधी उपाय।
तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1990 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही और समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 से लेकर 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। और विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है और आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उत्पन्न कराती है और यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों में निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते हैं और इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रहती है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और वह कृषि पर आश्रित रहता है। तो छात्रों इससे हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है और यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है और उनमें कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना नरेगा 2005 में जो मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जिसमें जॉब कार्ड दिया जाता है छात्रों, जिसमें 100 दिन की रोजगार का गारंटी दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए दिए उपलब्ध कराना है और इस उद्देश्य का सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसे समस्याओं से बचा जा सके। तो इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। तो ये देखिए कि इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को हिस्सा क्रम के अनुसार 23%, 17% और 53% है। औसतन रोजगार 2006 से 7 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये किया गया, 2013-14 में कर दिया गया और हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों के अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है और इन राज्यों में एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है और 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए किया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी और कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिले में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार का आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। तो इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम करने के बदले अनाज
का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में जो उसकी सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए योजना के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ जो 1999 में किया गया और इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के जो है संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत स्वस्थ प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण को भी जो है लागू किया गया। जैसा कि मूल सुविधाओं के लिए राज्यों का अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, तो एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और इस कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम भी हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने के कारण जो एक मुख्य कारण जो है उचित कार्रवाई और सही लक्ष्य निश्चित करने की जो है कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है और अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उसके पात्र निर्धनों को जो पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को उचित परिवीक्षण पर जो अधिक बल दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं भावी चुनौती। तो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत के लंबे एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता के व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है और आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों से अधिक प्रगति होगी और यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में जो है कमज़ोर वर्गों के जो है बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। और लोगों के लिए निर्धनता की जो है आधिकारिक परिभाषा उसके केवल एक सीमित भाग पर जो है लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है और अनेक बुद्धिजीवियों ने जो है इसका समर्थन किया है। और निर्धनता की अवधारणा का विस्तार जो है मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। और हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग जो है अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उसके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? तो छात्रों, रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास का, या वे जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव से मुक्त है? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? तो छात्रों, हम देखते हैं कि विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है और निर्धनता उन्मूलन जो है वह हमेशा तक सभी लोगों को जो है केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे और सभी को जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों के सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। इसके बाद है छात्रों इस अध्याय का सारांश जो बहुत ही छोटा दिया गया है। आइए देखते हैं सारांश में क्या है कि आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं और सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है और इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसे अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है और इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का जो है
मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो छात्रों, निर्धनता एक चुनौती का अभ्यास का ये क्वेश्चन है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता का आकलन जो है वर्तमान तरीका सही है। भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत में निर्धनता के अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन 5 में है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों को पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। क्वेश्चन 6 में है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। क्वेश्चन 7 में है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। और क्वेश्चन 9 में दिया गया है, संक्षेप में उत्तर देना है। क में है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। ख में है, निर्धनों में से सबसे निर्धन कौन है। और क्वेश्चन नंबर ग में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य विशेषताएं क्या है। तो छात्रों, ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा गया, ये क्वेश्चन जो है कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।